दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव निपट गया और दिल्ली के चुनाव में इंडिया गठबंधन का बिखरा हुआ स्वरूप भी दिखाई दिया। चुनावी रूप से बिखरा हुआ, लेकिन क्या संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का जो एजेंडा है, क्या उस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन बिखर रहा है? यह सवाल दरअसल तब खड़ा हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कांग्रेस पार्टी पर तमाम आरोप लगा दिए और इतने आरोप लगाए जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यदि ठीक रहती तो बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते और 30 सीटें इंडिया गठबंधन को ज्यादा मिलती। और भी कई आरोप लगाए, हरियाणा को लेकर लगाए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे चलना है, किस तरह से यूपी, बिहार और बंगाल की सियासत करनी है। और दिल्ली तो चुनाव निपट गया, दिल्ली के बाद बिहार, यूपी और बंगाल की सियासत को किस तरीके से कांग्रेस के लिए आसान रास्ते का निर्माण करना है और उस रास्ते पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल संसद में या संसद के बाहर भी साथ चलेंगे, उसको लेकर भी मुकम्मल रणनीति तैयार कर ली गई है। और यह रणनीति कैसे तैयार की गई है, भले ही सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन के स्वरूप के विखंडन की कल्पना करने वाले लोगों को राम गोपाल यादव के बयान के बाद भी निराशा हाथ लगेगी। इसलिए निराशा हाथ लगेगी क्योंकि अब सियासत का वो दौर बीत गया जब राम गोपाल यादव टाइप राजनीति करने वाले नेता हर पार्टी में प्रमुखता से अपना स्थान लिए रहते थे। चाहे प्रमोद तिवारी हो, चाहे राजीव शुक्ला हो, चाहे राम गोपाल यादव हो, चाहे प्रेम गुप्ता हो, इस तरह की सियासत के दिन अब लद गए। अब सियासत दूसरे तरीके से हो रही है और अब मंडल कमीशन के बाद 35 साल बीत चुके, तो 35 साल में जिस प्रकार से एक नई पीढ़ी सियासत में सामने आई और नई पीढ़ी के साथ एक नई सोच सामने आई, तो फिर सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा बदल गया। नई पीढ़ी अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती है, तो सांप्रदायिकता की अफीम पर भी उतनी ही आसानी से सवारी करती है। लेकिन उस अफीम से उतारने के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी तो जाएगी, लेकिन उस रूप में नहीं लड़ी जाएगी जिस रूप में राम गोपाल यादव लड़ना चाहते हैं। अब लड़ाई का स्वरूप बदल गया और उसी स्वरूप पर राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं। आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव उस पर चलेंगे या नहीं चलेंगे, ममता बनर्जी उस पर चलेंगी या नहीं चलेंगी, अखिलेश यादव उस पर चलेंगे या नहीं चलेंगे, इन सब का देखा जाना बाकी है। लेकिन शुरुआत तो बिहार से ही होनी है, लिहाजा चर्चा पहले बिहार की ही करनी जरूरी है। राहुल गांधी 16 दिनों के अंतराल पर 2 बार जा चुके और 4 या 5 और दौरे उनके अगले 1-1.5 महीने में प्रस्तावित हैं। सवाल यही है कि जिस पथ पर लेकर राहुल गांधी कांग्रेस को चल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, उस पथ पर चलने की मजबूरी क्यों आई? क्या समाज के बदले हुए परिवेश के कारण? क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तय किए गए नैरेटिव के कारण? क्या सहयोगी दलों के रवैये के कारण? या सियासत में जिस तरह से परिस्थितियां पल भर में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं उसके कारण? तो इन सब का यथार्थ के धरातल पर अवलोकन इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आखिर जनता क्या चाहती है। आज की तारीख में राहुल गांधी अब वो नेता नहीं है, कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं है जो सड़क पर उतरना नहीं जानती थी। राहुल गांधी सड़क पर उतरे, पैदल चले, बस में चले और इस देश की सियासी हकीकत से रूबरू होने के लिए जिस प्रकार की कोशिशें उन्होंने की, उन कोशिशों के बाद बहुत कुछ राहुल गांधी को भी समझ में आ गया कि सियासत में आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी भी फेल हो रहे थे, अखिलेश यादव भी फेल हो रहे थे, तेजस्वी यादव भी फेल हो रहे थे और लोकसभा चुनाव के मामले में बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी फेल हो रहे थे। फेल्योर बहुत कुछ सिखा देती है, उतरना सड़क पर पड़ता है। और जो हालात आज की तारीख में इस देश के अंदर हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा, वैचारिक धरातल पर विरोध में खड़ा जो सबसे बड़ा तबका है, वो तबका वंचित समाज के भीतर से दलितों का, आदिवासियों का और मुसलमानों का है। और उस तबके के बीच में कांग्रेस पहली पसंद बन चुकी है। राजनीतिक पसंद की बात करें, लाइक्स और डिसलाइक्स की बात करें, तो लाइकिंग के मामले में, पसंद के मामले में कांग्रेस पहली पसंद बन चुकी है। यह जरूर है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में
जमीनी हकीकत को देखकर कई बार जनता पहली पसंद को दरकिनार कर दूसरी पसंद को वोट करती है और इसका फायदा इंडिया गठबंधन के कई सारे दलों को मिलता रहा है। उम्मीद है कुछ हद तक आगे भी मिलेगा, लेकिन हालात ऐसे नहीं रहने हैं और हालात ऐसे नहीं रहने हैं तभी आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो सियासत कर रहे हैं वो मंडल की सबसे उर्वर जमीन पर बिहार जाकर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां बात पिछड़ों की, गरीब सवर्णों की, अति पिछड़ों की, ये सारी बातें जो राहुल गांधी कर रहे हैं उस जमीन से इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार फेल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो या तेजस्वी यादव की पार्टी हो, इन तीनों पार्टियों के सामने जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उनमें कांग्रेस को छोड़कर चलना भी उनके लिए घातक है और कांग्रेस पार्टी के साथ लेकर चलने में भविष्य में जनाधार का छींचते जाना और उसकी संभावना उत्पन्न होना भी एक अलग तरह की परिस्थितियों को उत्पन्न कर रहा है। हालांकि अखिलेश यादव का मामला थोड़ा अलग है क्योंकि अखिलेश यादव बहुत ही समझदारी के साथ उस राजनीति को कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस को साथ भी रखना है, कांग्रेस पार्टी को साथ रखकर उत्तर प्रदेश के बड़े तबके को भरोसा भी देना है क्योंकि उनकी लड़ाई भाजपा के खिलाफ एक सीरियस लड़ाई है। भले ही रामगोपाल यादव कुछ भी कहें, लेकिन ये समझ जो अखिलेश यादव की है इसके ठीक उलट जमीन पर वो समझदारी तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी की उतनी दिखाई नहीं देती है। ममता बनर्जी की अपनी प्राथमिकताएं हैं, तेजस्वी यादव की अपनी प्राथमिकताएं हैं, लालू यादव की अपनी प्राथमिकताएं हैं। बात ममता बनर्जी की करें तो ममता बनर्जी की राजनीति के लिए सबसे जरूरी परिस्थिति क्या है जिसमें ममता बनर्जी की सत्ता सुरक्षित रहे, दिल्ली में वो ठीक ठाक सांसद भेजती रहे? तो सबसे जरूरी यही है कि जिस वोट बैंक की बुनियाद पर उनकी राजनीति टिकी हुई है वो उनके साथ तभी तक मजबूती से टिका रह सकता है जब तक भारतीय जनता पार्टी बंगाल की राजनीति में उनके सामने सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर मजबूत रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की सियासत का बंगाल में कमजोर होना यह ममता बनर्जी की सियासत के कमजोर होने की पहली और कड़ी शर्त है। इस शर्त को स्वीकार करने को ममता बनर्जी तैयार नहीं है। वो चाहती है कि भाजपा बनाम अन्य की लड़ाई में अन्य का नेतृत्व ममता बनर्जी करें और सीपीएम हो या कांग्रेस, जिसे भी साथ आना है वो उनके पीछे आए। जबकि कांग्रेस पार्टी की सोच और सीपीएम की सोच इससे अलग है। उनकी सोच ये है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अब उन वोटर्स को ये भरोसा हो चला है कई चुनाव के बाद, 19 का लोकसभा चुनाव हो, 21 का विधानसभा चुनाव हो या 24 का विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, ये भरोसा हो चला है बीजेपी को वोट देने वाले तबके को पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी से मुक्ति पानी है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुक्ति नहीं दिला सकती। इसलिए मुक्ति नहीं दिला सकती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सट्रीम हिंदुत्व है वहां 15-16% वोट जहां माइनॉरिटी तबके के हैं वहां पर वो चुनावी सफलता की बुनियाद तो रख सकता है, लेकिन जहां 30-32% आबादी है वहां किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति सफल नहीं हो सकती है। यह बात वहां उस वोटर को दिखाई दे रहा है। तभी ममता बनर्जी के सामने दमदार विपक्ष के तौर पर एक बार फिर वो सीपीएम और कांग्रेस को के अलायंस को लाना चाहता है। और जिस दिन ये परिस्थितियां बंगाल में उत्पन्न हो गई, ममता बनर्जी का समर्थन करने की, चाहे अल्पसंख्यक हो या कोलकाता महानगर के भद्रलोक की कहानी हो, ये जो व्यवस्था बनी हुई है कि किसी भी सूरत में बीजेपी को हराना है तो ममता बनर्जी के टीएमसी के साथ खड़े रहना है, उस व्यवस्था से उन्हें तब मुक्ति मिल जाएगी जब सीपीएम और कांग्रेस का अलायंस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो जाएगा। और इस खेल को ममता बनर्जी भली भांति समझती है कि जिस दिन सीपीएम कांग्रेस का अलायंस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर खड़ा हो गया, उस दिन ममता बनर्जी को वोट देने वाले तबके की वोटिंग प्राथमिकताओं को तय करने में जो व्यवस्था वाला, मजबूरी वाला फैक्टर है वो फैक्टर खत्म हो जाएगा और ये खत्म होते ही सत्ता फिसलते देर नहीं लगेगी। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव के राज में क्या स्थिति है? तेजस्वी यादव के राज्य में ठीक ठाक वोटर एक ऐसा है, बात बिहार की कर रहा हूं, जो ये चाहता है कि नीतीश कुमार का विकल्प तैयार हो, लेकिन वो वोटर ये भी चाहता है कि तेजस्वी यादव ना आए और वो वोटर ये भी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार ना बने। और जब तक ये परिस्थितियां हैं
तब तक नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण कर रही हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार की सियासत ढलान पर है। हद से हद 2 साल, 4 साल, 5 साल यही उनकी सियासत बची हुई है। और ये जो सियासत बची हुई है, उसके बाद जो तबका बिहार में भाजपा और राजद के शासनकाल की जगह नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढ रहा है, उस तबके के लिए खुद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से कोई विकल्प मुहैया नहीं कराया है। और जब राहुल गांधी उस बिहार की सरजमीन पर जाकर ये कहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को भी अपील करते हैं, गरीब सवर्ण को भी को भी अपील करते हैं, दलित को भी करते हैं, आदिवासी को भी करते हैं, अति पिछड़ा वर्ग को भी करते हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार का विकल्प बनने की होड़ में नीतीश कुमार के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बना चुके राहुल गांधी लोगों के बीच उस नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिशों में सबसे बड़े चैंपियन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिखाई देते हैं। उन्होंने किया भी है, दलित को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। दलित समाज से आने वाले बेहद सम्मानित नेता को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, बिहार में भी महादलित समाज से आने वाले नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। तो बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव को लग रहा है कि नीतीश कुमार का विकल्प बनते बनते या विकल्प खड़ा करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी आती है, तो उनके साथ मौजूद अल्पसंख्यक तबका सीधे सीधे, जिसकी पहली पसंद अब कांग्रेस पार्टी होती जा रही है, सीमांचल और सासाराम के नतीजों ने यह दिखाया भी है लोकसभा में, अब कांग्रेस पार्टी के साथ जाने में वो देर नहीं करेंगे। तो बिहार में कैलकुलेटेड गेम कांग्रेस पार्टी खेल रही है और राहुल गांधी को निश्चित तौर पर यह करना भी चाहिए कि समाज के वंचित तबके, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब सवर्ण हो, इन सब के बीच से अगर एक ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें नीतीश कुमार का विकल्प भाजपा और राजद जो दे नहीं पा रही है वो कांग्रेस देती है, तो उसे आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस का साथ छोड़कर अगर वो चुनाव लड़ते हैं, लालू यादव अगर कांग्रेस का साथ छोड़ने के लिए तेजस्वी यादव को कहते हैं, अगर कहते भी हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो संभावनाएं थोड़ी बहुत अभी दिख रही हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वोटर अब इन चीजों को समझ रहा है कि कौन भाजपा और संघ परिवार के खिलाफ लड़ाई को सीरियस तरीके से लड़ रहा है। इस बात को वोटर समझ रहा है। उत्तर प्रदेश की भी स्थिति यही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जानते हैं कि दलित समुदाय बहुजन समाज पार्टी के निष्क्रिय पड़ने के बाद कांग्रेस की तरफ मुड़ता जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदायों में कांग्रेस पार्टी को लेकर एक पसंद बनती जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर सियासत नहीं हो सकती। और कांग्रेस की कमजोरी को भी वो यूपी में जानते हैं कि इस तमाम ताकतों को अपने पास आता हुआ देखते हुए भी कांग्रेस के संगठन में वो ताकत नहीं है कि राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व बना है, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो व्यक्तित्व बना है, कांग्रेस पार्टी जिस अंदाज में आगे बढ़ी है उसका फायदा उठाने के लिए अपने अनुकूल राजनीतिक पिच को वो अपने संगठन के माध्यम से तैयार कर सके। तो अखिलेश यादव साथ में है, बोलने दीजिए रामगोपाल यादव क्या बोलते हैं। अब ये सारी परिस्थितियां जहां 162 सीटें लोकसभा की है यूपी, बिहार और बंगाल में, दिल्ली के चुनाव के बाद और ज्यादा मुखर होकर सामने आएंगी। लेकिन 8 फरवरी का भी इंतजार कर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अलग चुनाव लड़ने के बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में वापसी करते हैं, अगर वो बहुमत के आंकड़े यानी 36 सीटों को पार कर जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को तात्कालिक तौर पर कुछ हद तक अपनी बार्गेनिंग पावर को कम करना पड़ सकता है, खासकर बिहार के चुनाव में। लेकिन यदि अरविंद केजरीवाल बाहर होते हैं, सत्ता से बाहर होते हैं, तो 2 परिस्थितियां साफ साफ दिखाई दे रही है। पहली परिस्थिति, राष्ट्रीय जनता दल 2 विकल्पों में से एक चुनेगा। एक विकल्प क्या है? एक विकल्प है कि कांग्रेस पार्टी को उसके मन माफिक सीटें देकर गठबंधन में साथ रखा जाए और मजबूत लड़ाई लड़ी जाए ताकि दिल्ली की पुनरावृत्ति न हो। दूसरा विकल्प, कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया जाए और नीतीश कुमार के सामने साष्टांग दंडवत होने की स्थिति में आरजेडी को खड़ा कर दिया जाए। और ये 2 विकल्पों में से एक का चुनाव करना होगा। ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि दिल्ली में यदि केजरीवाल ने लूज किया तो वो स्थितियां बन सकती है। लेकिन
दूसरी परिस्थिति जो बिहार के मामले में है वो परिस्थिति ये है कि अगर दिल्ली में लूज करती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कम से कम आधा दर्जन सीटों तक विधानसभा में पहुंच जाती है तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी 243 सीटों पर लड़ने की तरफ कदम बढ़ा दे बिहार में। और उस वक्त हालांकि कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिल जाएंगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने फुटप्रिंट का एहसास जैसे वो 2010 में कराने बिहार में निकली और राजद को 22 असेंबली सीट पर समेट दिया, वही स्थितियां यहां भी निर्मित हो सकती है। हालांकि कई लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस जहां अकेले लड़ रही है वहां फायदा क्यों नहीं उठा सकती। तो दरअसल कांग्रेस जहां अकेले लड़ रही है उन राज्यों में जो आधार वोटों का काम करने की स्थिति में कांग्रेस के पक्ष में चुपचाप आकर खड़ा हुआ वोटर है वो अल्पसंख्यक समाज का वोटर है। और हर जगह वो प्रतिशत एक अंक में है, सिंगल डिजिट में है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, इन सब जगह पर सिंगल डिजिट में माइनॉरिटी का प्रतिशत है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को वो कामयाबी नहीं मिल पा रही इस रणनीति के साथ जिस पर वो अभी चल रही है। लेकिन यूपी, बिहार में, बंगाल में इसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। यही कांग्रेस पार्टी की एकला चलो की रणनीति काफी हद तक कर्नाटक में कामयाब हो जाती है, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक मतों का प्रतिशत डबल डिजिट में यूपी, बिहार, बंगाल की तरह है। तो ये परिस्थिति जो कांग्रेस के सामने खड़ी है, इसमें परिस्थिति जन्य रूप से राहुल गांधी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला आरक्षण की पिच पर, जाति गणना की पिच पर, तेलंगाना के कास्ट सर्वे को, जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय स्तर पर उसी फॉर्मेट में कराने के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, उस एजेंडे में वही दिखाई देता है जो 2013-14 में अमित शाह यूपी में कर रहे थे। कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अमित शाह जो कर रहे थे उसमें सामाजिक न्याय वाला पुट नहीं था। अमित शाह जो कर रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल सक्सेस, चुनावी संभावना की, चुनावी सफलता की बिसात बिछाने की कोशिश थी। राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसमें सामाजिक न्याय देने की कोशिश है। वो कोशिशें राहुल गांधी की दिख रही है। तो एक तरफ एजेंडे के तौर पर लाना कि सुहेल देव को एक समाज का आइकन बना दो, किसी को किसी दूसरे समाज का आइकन बना दो, ये यूपी में हुआ। बिहार में जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो मुद्दों के साथ कर रहे हैं। जाति गणना, आरक्षण बढ़ाना, भागीदारी सुनिश्चित करना, वो बातें जो कर रहे हैं, ये बुनियादी फर्क है जो अस्थाई सत्ता और अस्थाई सत्ता, टेम्पररी पावर और परमानेंट पावर की तरफ एक पार्टी के जनाधार को लेकर के जाने की जो कोशिश है, उस बीच से ज्यादा पथरीले रास्ते का चुनाव राहुल गांधी ने किया बनिस्बत अमित शाह के। लेकिन उसमें कामयाबी की गुंजाइश दिल्ली के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से जांचा और परखा जा सकेगा। अब आने वाले वक्त में देखिए कि किस तरह से कांग्रेस सियासत करती है। एक जमाने में कांग्रेस पार्टी का नारा हुआ करता था, गांव गली से नाता है, सरकार चलाना आता है। लेकिन कांग्रेस बिखरती चली गई। कहां से? 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद संगठन में बढ़ रही शिथिलता से। उसके बाद पूरी तरह से बिखर गई। उत्तर भारत में, खासकर इन राज्यों में जिनका हमने जिक्र किया, वहां बिखरी विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल कमीशन के बाद। लेकिन अब कांग्रेस ने मंडल को भी उठा लिया और उसके साथ साथ उस एजेंडे को भी उठा लिया जिस एजेंडे को लेकर कांसीराम चल रहे थे, और उसमें वो मुद्दा भी जोड़ दिया जिस मुद्दे को लेकर रोहिणी कमीशन तो मोदी सरकार ने बनाया, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में ले जाकर रख दिया। तो ये सारे एजेंडे जब एक साथ आकर क्लब होते हुए दिखाई देते हैं तो सियासत में एक अंक गणित से ज्यादा एक केमिस्ट्री, एक रसायन बनना शुरू होता है। और वो रसायन निश्चित तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी के बनाए कमंडल रसायन से और वीपी सिंह के बनाए मंडल रसायन से, कमंडल केमिस्ट्री और मंडल केमिस्ट्री से कहीं आगे जाकर एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडे, एक सुधारवादी एजेंडे के रूप में सामने लाने की कोशिश तो दिखाई देती है। लेकिन वो कोशिश वाकई इलेक्टोरल सक्सेस के, चुनावी सफलता के रास्ते तक जाती है या नहीं जाती है, यह देखा जाना बाकी है। क्योंकि अंततः लोकतंत्र में चुनावी सफलता ही एजेंडे को लागू करने का सबसे बड़ा माध्यम बनती है। और उस सफलता के लिए कोशिशों के साथ संगठन का मजबूत होना, संगठन में चेहरों के माध्यम से संदेश दिया जाना, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आगे आगे देखिए किस तरह से उत्तर भारत की
और खास करके यूपी, बिहार और बंगाल की सियासत को दिल्ली के बाद साधने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है। कामयाबी मिली तो वाकई सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदलेगा। जनता थोथे वादों की जगह हकीकत की बुनियाद पर तमिलनाडु और केरल की तरह खड़ी नजर आ सकती है। लेकिन उसके लिए सामाजिक परिस्थितियों में यह देखा जाना है कि क्या वाकई समाज उसके लिए तैयार हो पाया है। अब बिहार का चुनाव लिटमस टेस्ट है, देखते हैं होता क्या है। फिलहाल तो यही दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी को 55 के आसपास सीटें यदि राजद से मिलती है तो उसकी कोशिश होगी कि उसमें 80-90% के स्ट्राइक रेट के साथ विधायक जिता कर ले जाना, और वही उस कामयाबी पर मुहर लगाएगी कि राहुल गांधी का एजेंडा सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।